हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इन लास्ट सेशन के अंदर ना हमने ये देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्यों हमें वो चाहिए। एंड टेम्पल रन वैलोरेंट के एग्जांपल्स के साथ हमने रिसोर्स मैनेजमेंट की नेसेसिटी और मेमोरी आइसोलेशन, सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छे तरीके से समझी थी। अब आज के लेक्चर में ना हम उसी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में समझेंगे कि भाई जब जो साइंटिस्ट वगैरह थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डिज़ाइन कर रहे थे तो यार वो मतलब क्या दिमाग में रखते थे, वो एक्चुअली एक्सपेक्ट क्या करते थे सिस्टम से, और उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप क्यों बनाए गए। सो बहुत एक होलसम टॉपिक रहने वाला है। एक पूरी इवेल्यूशन देखोगे आप, एक टाइमलाइन समझोगे कि ओके हम किस तरीके से इवेल्युएट हुए, इवॉल्व हुए ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मामले में, और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। ठीक, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली कंसिस्ट क्या करता है एक्चुअल में, ये ना हमको ये बताता है बेसिकली कि किस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के साथ, फीचर्स के साथ और रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के साथ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए, कुछ पर्टिकुलर यूज़ केसेस को दिमाग में रख के। वो यूज़ केस क्या थे? फर्स्ट थिंग इज़ मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। हमें पता है हमारे सिस्टम के अंदर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होती है। हमारा गोल बेसिकली क्या था कि हमको ना सीपीयू को आइडियल नहीं बैठने देना, मतलब ऐसा ना हो कि वो खाली हो, हमें उसको कुछ ना कुछ काम देते रहना है। हाँ, यहाँ पे दो सिनेरियोज़ हैं कि देखो सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक जो सिंपल पर्सनल होते हैं, लाइक जो आप मैं यूज़ करते हैं। एक होते हैं लाइक एंटरप्राइज वाले, मतलब जो हैवी टास्क के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैं जनरली बताऊँ तो हैवी टास्क वालों की बात करूँ, लाइक सर्वर्स वगैरह जो तो सिस्टम के, हमें वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस सीपीयू मेरा खाली बैठे। नो, मुझे वहाँ पे मैक्सिमम सीपीयू को यूटिलाइज करना है। लाइक सर्वर्स में अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा, सो लेट सपोज अगर सर्वर की कैपेसिटी है 10,000 प्रोसेस या 10,000 रिक्वेस्ट पर मिनट एक्सेप्ट करने की या फुलफिल करने की, तो वो नहीं हो पाएंगी। सीपीयू खाली है, दैट मीन्स किसी ना किसी प्रोसेस, किसी ना किसी यूज़र की प्रोसेस अटकी हुई है। तो वहाँ पे हमारा एक गोल था कि हमें सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम रखनी है। हाँ, यूज़र मतलब हम पर्सनल कंप्यूटर्स में वो चीज़ इतनी मैंडेटरी नहीं है। अगर मैं खुद दिखाऊँ अगर आपको, तो देखो अभी मैं जब बहुत सारा लाइक सिस्टम चला रहा हूँ तो जाके मेरा सिस्टम जो है 50, 57, 60% यूज़ हो रहा है। अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता तो लिटरली ये 2, 3, 4% पे अटका रह जाता है। तो हमारा गोल नहीं है एक पर्सनल कंप्यूटर के अंदर की सी पी यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो, बट ये चीज़ दिमाग में रखी गई थी कि सी पी यू को आइडियल नहीं बैठने देना, उसको लाइक मल्टीपल प्रोसेस के भी जगल कराना है सो दैट मल्टीपल प्रोसेस वो रन कर सके। ओके, सेकेंड थिंग एक्चुअली विच कम हेयर इज़ वी अवॉइड प्रोसेस स्टारवेशन। मतलब कि भाई देखो, अब क्या है ना कि ऐसा हो सकता है कि आपने एक गेम खोला बट वो गेम खुला ही ना कभी। आप वेट करते रह गए कि अब खुलेगा, अब खुलेगा, अब खुलेगा, बट नहीं खुला। तो एक तरीके से वो एक इनडेफिनेट वेटिंग हो गई। तो हमें ना इसको ब्लॉक करना है, हमें इसको अवॉइड करना है कि आपकी प्रोसेस स्टार्व ना करे। प्रोसेस को आप समझो सिंपली कि कोई एक एप्लीकेशन थी, आप उसको रन कर रहे हो, एक प्रोग्राम था आप उसको रन कर रहे हो, क्योंकि एप्लीकेशन हर चीज़ एक प्रोग्राम ही तो होती है, वो एक प्रोग्रामिंग के द्वारा लिखी गई है। तो एक प्रोग्राम को जब आप रन करते हो तो वो प्रोसेस बन जाती है। ओके, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि लेट सपोज कि एक हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आई बेसिकली सीपीयू के अंदर, और मतलब बाकी जो लो प्रायोरिटी वाली है उनको मिलेगी ना सीपीयू को भी, तो वो स्टार करती रहेगी। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी आगे। एंड थर्ड पॉइंट एक्चुअली हियर इज कि एक हाई प्रायोरिटी टास्क का एग्जीक्यूशन पहले हो, कि बहुत सारी प्रोसेस हैं। लाइक लेट सपोज आपने एक पेन ड्राइव डाली, तो पेन ड्राइव डालती है आपको जो विंडोज़ का डिफेंडर है वो स्कैन करता है ना उसको। तो ऐसा ना हो कि यार वो स्कैनर कहीं और बिजी हो, या फिर मतलब उसको सीपीयू ही ना मिले, वो कभी मेरी ड्राइव को लाइक स्कैन ही ना कर पाए। अगर ऐसा हो गया तो मे बी मेलिशियस जो डेटा है वो मेरे सिस्टम में आ जाए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी बहुत दिक्कत है कि भाई माउंटिंग वाले प्रोग्राम को जगह ही ना मिले, तो कोई मेरी पेन ड्राइव रीड ही नहीं कर पाएगा। दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी, है ना। तो कुछ पॉइंट्स थे, इन्हीं पॉइंट्स को हमने दिमाग में रखा, और इसी के बेसिस पे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिस्टम को डिज़ाइन करा। और चीज़ें थी जो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई थ्रूपुट बढ़िया होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम हो, आपका टर्न अराउंड टाइम कम हो। आगे देखेंगे इन चीज़ों को। अभी के लिए जो एक प्रॉपर फेयर एक एग्जीक्यूशन था वो हमें होना चाहिए था कि ठीक है, अगर बहुत सारी प्रोसेस हैं तो मुझे सारी प्रोसेस को एक फेयर, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन टाइम देना है। ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा दे दो, किसी को कम। नो, एक प्रोसेस एक फेयर देनी है मुझे। तो एक एग्जांपल समझते हैं। देखो लेट्स सपोज सीपीयू है मेरे पास, है ना। अब सीपीयू में क्या होता है, देखो हमारे पास ना पहले ज़माने में लाइक सिंपल एक सिंगल कोर सीपीयू होते थे। आजकल के ज़माने में तो देखो मल्टी कोर सीपीयू आने लग गए। तो अब होता क्या था कि एक कोर सीपीयू का एक बार में एक प्रोसेस को ही रन कर सकता है। अब जैसे 8 कोर 4 कोर सीपीयू आते हैं, उसमें क्या होता है कि एक टाइम पे साइमल्टेनियसली सीपीयू जो है वो आपके 4 या फिर अगर 8 कोर है तो 8 प्रोसेस को रन कर सकता है। बट पुराने ज़माने में तो देखो सिर्फ एक सिंगल कोर सीपीयू आता था। तो होता क्या था, लेट्स सपोज P1 आई,
P1 एक प्रोसेस है, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी एक प्रोग्राम हो सकता है जिसको आप रन कर रहे हो, तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं, सिंपली एक जॉब कुछ भी कह लो, टास्क कह लो। तो प्रोसेस P1 आई, CPU के पास आ गई। अब CPU के पास आई, वो अपना काम कर रही है और थोड़ी देर के लिए चलेगी IO के पास, है ना। अब लेट सपोज कि IO के पास चलेगी, तो उसने मे बी CPU आपका हाईजैक कर रखा हो कि वो IO कर रही है, उसको CPU का कुछ काम नहीं, बट स्टिल इट इज़ डूइंग, है ना। तो एक तरीका ये हो गया कि अब CPU को उसने पकड़ लिया, और वो कुछ काम कर नहीं रही है, तो ये होती है नॉन प्रियम्पटिव आपकी एल्गोरिदम। इसको हम आगे देखेंगे अभी। अब मे भी दूसरा केस क्या हो सकता है कि अब P2 को चाहिए वो रिसोर्स, मिलेगा ही नहीं क्योंकि P1 ने तो पकड़ रखा है, बट हम चाहते हैं कि यार कि चले, बट कुछ होगा ही नहीं। अब एक और हो सकता है कि भाई लाइक देखो, P1 ने पकड़ा हुआ तो है CPU को, वो IO काम कर रही है, मतलब वो डिस्क में कुछ काम कर रही है, CPU से कुछ काम है नहीं, तो CPU खाली बैठा हुआ है उस टाइम पे। तो देखो पहला पॉइंट तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे कि यार मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तो हो नहीं पाई, क्योंकि जब वो IO कर रही है मीन्स इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर रही है, दैट मीन्स वो डिस्क से कुछ लिख रही है या डिस्क से कुछ उठा रही है। तो मीन वाइल उसको CPU का काम तो है नहीं, तो मीन वाइल जब वो IO कर रही है तो मैं P2 को रन कर सकता था CPU के ऊपर। तो मुझे इसको अप्लाई करना है कि जब कोई मेरी प्रोसेस IO वाला वर्क कर रही है, तो मीन वाइल मैं कोई दूसरी प्रोसेस रन कर सकूँ पैरेलली। ये मेरा मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन की तरफ एक कदम होता है कि ठीक है, CPU खाली बैठने नहीं देना, क्योंकि जब IO कर रही होती है ना एक्चुअल प्रोसेस, तो CPU खाली बैठा होता है। सेकंड पॉइंट, वी हैव टू अवॉइड प्रोसेस स्टारवेशन। अब मे बी P1 जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो अगर वो CPU के पास है, दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है उसने रिसोर्सेज कंज्यूम कर रखे हैं। एंड लाइक वही बात है कि जब CPU उसके पास है, बट काम तो IO वाला कुछ कर रही है, CPU खाली है यहाँ पे, बट P2 को नहीं दे रही। तो लाइक हमें प्रोसेस को स्टार्व नहीं करवाना, हमें जल्दी से कैसे भी करके P2 को प्रोसेस को देना है CPU, सो दैट वो भी रन कर सके। ये होता है प्रोसेस को स्टार्व अवॉइड करवाना, कि उसको हम खाली रखें बहुत देर तक, नहीं, उसको जल्दी से CPU देना है सो दैट वो भी एग्जीक्यूट हो सके। मे बी थर्ड में क्या हो सकता है कि किसी ने ना अपनी वही मल्टीमीडिया डाली, पेन ड्राइव डाली, तो अब सिस्टम का मेन फोकस होना चाहिए उस पेन ड्राइव पे, कि किसी ने अगर एक्सटर्नली पेन ड्राइव डाली है तो मुझे सारे काम छोड़ के फटाफट उसको स्कैन करना है, सो दैट कोई थ्रेट वगैरह हो तो मैं पहले ही उसको वार्न कर दूँ माउंट करने से पहले। ओके, तो एक सिंपल सा मैंने सिनेरियो बताया आपको कि किस तरीके से मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन करना है, किस तरीके से प्रोसेस को स्टार्व नहीं होने देना, किस तरीके से जो आपकी प्रायोरिटी है वो हमें हाई रखनी है एक हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए, कि अगर हाई प्रायोरिटी टास्क है तो जल्दी से एग्जीक्यूट करो, ऐसा मत करो कि उसको बैठा के रखो, उसको स्टार्व करवाओ, नो। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये जो एक्सपेक्टेशंस थी, ये साइंटिस्ट ने अपने दिमाग में रखी, एंड देन जाके जो मेरे सिस्टम हैं, जो OS है, उनको डिज़ाइन करा कि भाई CPU यूटिलाइजेशन मैक्सिमम रखना है, प्रोसेस को स्टार्व नहीं करवाना, उनको खाली रखना नहीं बैठा के, उनको एग्जीक्यूट भी करना है। थर्ड इज, अगर हाई प्रायोरिटी टास्क है तो लो वालों को छोड़ के पहले उसको करो। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जो दिमाग में रखी थी, आप भी इनको दिमाग में रखना, एंड इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर आप देखोगे कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके, हम देखेंगे इस चीज़ को आगे। सो जो फर्स्ट आपका सिस्टम आया था, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आप कहोगे, OS कह लो, सिस्टम कह लो, इट्स ओके। फर्स्ट जो था वो था आपका सिंपल या फिर सिंगल बैच सिस्टम। हाँ, ये बहुत ओल्ड स्कूल ऑपरेटिंग सिस्टम था, MS DOS लाइक, बहुत पुराना, अभी कोई यूज़ नहीं करता, बट स्टिल आप कहीं इसको देख पाओगे जब आप विंडोज़ को बूट कर रहे होगे, तो आपने कहीं MS DOS वगैरह देखा होगा, इंटरनल यूज़ करता है, बट या ये बहुत ओल्ड स्कूल था। अब इसमें होता क्या ना, देखो यहाँ पे जो यूज़र था ना, वो डायरेक्टली मशीन पर काम नहीं करता था, उसने कुछ जॉब को बंच में डाला और सबमिट कर दिया सिस्टम को। अब सिस्टम एक एक करके उस पर काम करेगा। अब कैसे करता है, अब जो भी मैंने काम दिया ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ना उन जॉब्स को एक क्यू में डाल देता था। क्यू आई होप अपने पढ़ाओ कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप रियर एंड से डालते हो और डेटा को एक तरफ से निकालते रहते हो, ठीक है, लाइक सिंपल फीफो प्रॉपर्टी यूज़ करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली। ओके, तो OS करता क्या था, वो सारी जॉब्स को लेगा, एक क्यू में डाल देगा और एक के बाद एक उसको प्रोसेस करता रहेगा। अब आप बीच में उसके साथ इंटरेक्ट कर नहीं सकते, है ना, सिर्फ एक प्रोसेसिंग सिस्टम थी वो। तो सिंपल और सिंगल सिस्टम ऐसा ही था कि भाई एक ओल्ड स्कूल था जिसमें आपने जॉब्स डाल दी, टास्क डाल दिए, अब वो एक एक करके रन होते रहेंगे, यूज़र इंटरेक्ट कर नहीं सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, सैलरी को प्रोसेस करना, कि लेट सपोज आपने एक सिस्टम बनाया, उसमें कुछ डेटा डाला कि इस बंदे को इतनी इतनी सैलरी देनी है, और डाल दो, अब सिस्टम अपने आप देता रहेगा उसको, है ना। लाइक मतलब एग्जाम का रिजल्ट जनरेट करवाना है कि ठीक है, आपने कुछ डेटा दे दिया, अब आपको लाइक सारे मार्क्स दे दिए, अब आपको एवरेज निकलवानी है, तो एक एक करके निकालता रहेगा। मतलब लाइक ऐसे काम जहाँ पे मतलब यूज़र को ना लाइव इंटरेक्शन नहीं चाहिए, मीन्स डेटा डाल दिया वो खुद करता रहेगा, ऐसे मतलब बहुत एक बेसिक सा मॉडल, कुछ ज़्यादा खास था नहीं है, बट स्टार्टिंग थी उस वक्त पे।
तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ थी वहाँ पे। सेकंड यू हैव इज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। अब बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में थोड़ा सा एडवांस वर्जन था आपके इसी का। इसमें क्या होता था देखो, दिखाते हैं। आपके पास ना बहुत सारी जॉब्स थी, ठीक है, एन नंबर ऑफ जॉब्स आपके पास। देन बीच में हमने एक ऑपरेटर बैठाया। ये ऑपरेटर करता क्या था ना, ये मतलब कुछ कैलकुलेशन वगैरह करता था, कुछ बहुत रफ सा आइडिया देता था हर जॉब के बारे में। अब ये करता क्या था एक्चुअली में कि जो जॉब छोटी छोटी जॉब्स हैं उनको साथ में क्लब कर दिया, थोड़ी सी बड़ी जॉब है उनको लाइक थोड़ा बाद में क्लब कर दिया, और जो बड़ी उनको क्लब करता रहा। तो ऐसे कुछ बैचेस बनाता था, बैच 1, बैच 2, बैच 3। बैच 1 कंटेंट्स मोस्ट लाइक स्मॉल प्रोसेस जो बहुत कम टाइम लेंगे उनको, बैच 2 में बहुत ज़्यादा वाली, बैच 3 में बहुत कम वाली। लाइक ऐसे अपने अपने अकॉर्डिंग बनाता था, लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर कह लो, असेंडिंग ऑर्डर कुछ भी कह लो, कि जो सबसे पहले रन हो जाएंगी उनको पहले बचा दो, जो बाद में रन होंगे उनको बाद में डालो, जो और बाद में होंगे उनको बाद में डालो। तो कुछ ऐसा बहुत रफ आइडिया लेता था कि जॉब 1 कितना टाइम लेगी, जॉब 2 कितना टाइम लेगी, एंड उस अकॉर्डिंग क्या करता था, जॉब को डालता रहता था। तो लेट्स सपोज बहुत सारी जॉब इसके पास आई, इसने एक बैच बना दिया जॉब 1 जॉब 4 का, ठीक है। देन इसी ऑर्डर में इंसर्ट करेगा जॉब को, तो जॉब 1 पहले दे दी इसने इसको, सिस्टम को दे दी प्रोसेस, जॉब 4 प्रोसेस, देन जॉब 2 प्रोसेस, देन 5, देन 7, लाइक। तो इट एग्जीक्यूट्स ग्रुप ऑफ सिमिलर जॉब्स टुगेदर, है ना। कि भाई पहले क्या था, रैंडम था, मतलब रैंडम इन द सेंस कि डेटा आया उसने डाल दिया क्यू में, और फिर एक एक करके जाता रहा। अब क्या होगा कि उसने बैच बना दिए, जो थोड़ी सिमिलर जॉब्स हैं उनको एक साथ रखो और एक एक करके डालते रहो। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, यूज़र इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी बट यहाँ पे एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। यहाँ पे ना जॉब को ऑटोमेट कर दिया गया। अब लेट सपोज आपने 5 जॉब डाली यहाँ पे, अब 5 में से जो पहली जॉब थी वही 20 मिनट की थी, तो बाकी 4 तो बहुत देर तक रुक जाएंगी, तो यहाँ पे तो लाइक स्टारवेशन भी हो गया। ऊपर से लेट सपोज तीसरी जॉब जो थी वो एक हाई प्रायोरिटी जॉब थी, बट हाई प्रायोरिटी जॉब अगर आई बट उसको टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले सेकंड और थर्ड होनी ही चाहिए तब जाके ही वो हो पाएगी, तो वो भी यहाँ पे कट हो गया, है ना। 2 पॉइंट तो हमारे कट हो गए यहाँ पे कि आपके पास देखो हाई प्रायोरिटी का कुछ काम नहीं मिला, सीपीयू यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो नहीं पा रही क्योंकि बाकी 4 प्रोसेस रुकी रहेंगी बहुत देर तक, तो बहुत खराब से था। बट स्टार्टिंग बैच प्रोसेसिंग में क्या हुआ कि थोड़ा सा सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ा। कैसे बढ़ा, सिमिलर जॉब्स छोटी जॉब्स को पहले डाल दिया गया, बड़ी बड़ी जॉब को थोड़ा बाद में रखा गया। बट जो वही दिक्कत है, जो बहुत बड़ी जॉब थी वो स्टार्व करेंगी, जल्दी सीपीयू मिलेगा नहीं उनको। ऊपर से अब लेट सपोज मेरी जो जॉब 5 है वो एक हाई प्रायोरिटी जॉब है, स्टिल कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि जब तक जॉब 1 जॉब 4 जॉब 2 कंप्लीट नहीं होंगी 5 को मौका नहीं मिलेगा। तो एक सीक्वेंस में जब जॉब्स यहाँ पे चल रही थी तो इनकी वजह थोड़ी सी लाइक दिक्कतें थी, बट स्टिल धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है चीज़ें। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कहाँ पे, मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम के बारे में। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम आपके थोड़े से लाइक मैं कहूँगा यहाँ पे कि ये थोड़े से और एडवांस हुए, है ना। कैसे हुए देखते हैं आओ। तो इसमें क्या होता है ना, देखो बहुत सारी जॉब्स आपके पास हैं। अब आप क्या कर देते कि इनमें से ना कुछ जॉब्स को उठा के आप मेमोरी में डाल देते थे। वही देखो आपके पास जॉब पूल है, जॉब पूल मतलब आपके बहुत सारे जॉब्स हैं, जॉब n तक जॉब है, n नंबर ऑफ जॉब्स आपके पास है। अब एक जॉब शेड्यूलर आया, एक टर्म है जॉब शेड्यूलर, उसने क्या करा कुछ चीज़ें उठाई यहाँ से उनको डाल दिया मेमोरी के अंदर। जॉब शेड्यूलर क्या करता है, बेसिकली एक मॉड्यूल है जो जॉब की पूल्स में से, जॉब की पूल मतलब बहुत सारी मेरे पे रिक्वेस्ट आई हुई हैं, मैंने कुछ सर्टेन रिक्वेस्ट को उठाया वो मेमोरी में डाल दिया। अब क्या होगा ना, सीपीयू क्या करेगा, इनके बीच में बार बार जगल करेगा। जगल कैसे करेगा आओ देखो समझाते हैं। लेट्स सपोज मेमोरी में कहाँ गया, J1 J2 J3 पे गया, J1 गई सीपीयू के पास, ठीक है। लेट्स सपोज J1 चलेगी आईओ करने के लिए, मीन्स J1 सीपीयू यूज नहीं कर रही, सीपीयू खाली है, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं J2 डाल दूंगा सीपीयू के पास। जैसे J1 का काम हुआ आईओ का, J2 हट जाएगी, J1 वापस चली जाएगी, J1 खत्म तो J2 वापस सीपीयू में, J2 कहीं आईओ करने के लिए गई तो J3 डाल देंगे, नहीं गई तो ठीक है, J2 जब तक कंप्लीट नहीं होती नहीं हटेगी, कंप्लीट होती हट जाएगी, J3 डाल देंगे। तो क्या करा यहाँ पे हमने मल्टीपल जॉब्स को लोड कर दिया मेमोरी के अंदर, एंड सीपीयू क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है बिटवीन देम, वो स्विच कर रहा है ना। एक के खत्म होने से पहले ही वो किसी और पे जा सकता है, अगर लाइक फर्स्ट प्रोसेस का काम नहीं है सीपीयू का, तो इससे हम कर क्या रहे हैं, सीपीयू का जो आइडियल टाइम है वो हम मिनिमाइज कर रहे हैं, मतलब सीपीयू बहुत कम देर तक अब खाली बैठ रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है ना, एंड इट इंक्रीजेज सीपीयू यूटिलाइजेशन। यही तो हमारा पॉइंट था। अब देखो कितना बढ़िया पॉइंट हो गया यहाँ पे कि देखो लाइक सीपीयू आइडियल नहीं बैठ रहा, तो सीपीयू की जब यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो रही है यहाँ पे। ऊपर से क्या हो रहा है, ऊपर से प्रोसेस स्टार्व नहीं कर रही कि J1 अगर बहुत बड़ी प्रोसेस है आईओ करने के लिए चलेगी तो मीनवेल मैं J2 चला रहा हूँ, मीनवेल J3 भी चल सकती है,
तो स्टारवेशन भी कंप्लीट हो गई यहाँ पे, हट गई यहाँ पे, तो ये मतलब बढ़िया पॉइंट मिला हमको यहाँ पे, 2 पॉइंट तो सक्सेसफुल हो गए। थर्ड क्या था यहाँ पे, एक हाई प्रायोरिटी टास्क, हाँ वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग थी, क्योंकि लेट सपोज J3 आपकी एक हाई प्रायोरिटी टास्क हो, बट स्टिल J1 J2 कंप्लीट होनी ही पड़ेगी, या J2 अगर आयो करने के लिए चलेगी तो J3 बजा सकती है, बट स्टिल J3 से हट भी सकती है अगर J2 जल्दी से आयो कर लिया तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे थी आपके हाई प्रायोरिटी टास्क को लेके, बट स्टिल ये बहुत एक ओपी चीज़ थी, एक अच्छा कंसेप्ट यूज़ करा स्विच करने का। ओके, तो यहाँ पे होता क्या था कि हेयर इफ CPU वेट फॉर समथिंग टू एग्जीक्यूट, मीन्स अगर आयो करने के लिए गई है आपकी एक, तो इन मीनवाइल वो क्या करता था, दूसरी प्रोसेस को ले आता था, है ना, कि अगर एक प्रोसेस जो है वो आईओ ऑपरेशंस करने के लिए कहीं गई हुई है तो CPU खाली बैठा हुआ है, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे मैं CPU दे दूंगा दूसरी प्रोसेस को, वो अपना काम कर लेगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले के भी, जो कि बहुत ही एक इसका एडवांस वर्जन बहुत बढ़िया है। अब इसको आप समझना, बड़ा मस्त चीज़ है यहाँ पे। उसमें होता क्या था देखो, ये होती है आपकी एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट लास्ट हमने क्या पढ़ा था, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब ये क्या करता है ना, देखो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही था कि CPU जो है वो आइडियल नहीं बैठना चाहिए। अब ये करता क्या था, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊँ, देखो इट कीप्स द CPU बिजी। कैसे? बाय स्विचिंग टू अनदर जॉब। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है, मल्टी प्रोग्राम जैसा ही है कि जॉब के बीच में स्विच करता रहेगा CPU, बट कैसे करेगा, क्या आइडियोलॉजी रहेगी वो समझते हैं। देखो, जॉब फ्रॉम इट्स रेडी क्यू, ठीक है, ऑफ प्रोसेस और जॉब, एंड यूजेस कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टू मूव द CPU बिटवीन देम एफिशिएंटली इंश्योरिंग कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग। अच्छा, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ समझ में नहीं आया, तो चलो समझते हैं। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि जॉब पूल्स थी, जॉब पूल्स में से कुछ जॉब की जॉब है उनको लेके आ गया यहाँ मेमोरी के अंदर। अब इसमें हम करते क्या है, जॉब पूल से कुछ जॉब उठा के ले आते हैं रेडी क्यू में। रेडी क्यू में ले आए, रेडी क्यू आप अभी के लिए समझ लो, ठीक है, मेमोरी में ले आए एक तरीके से, ठीक है, ऑल तो पूरी तरीके से सही नहीं है ये चीज़, बट स्टिल आप एक समझो कि हमने रेडी क्यू रख ली। रेडी क्यू में एक्चुअली क्या होता है कि कुछ जो प्रोसेसेस एकदम तैयार है ना रन होने के लिए, उन्हें बस CPU चाहिए, वो रखी जाती हैं। मेमोरी में क्या होता है, जो एक्चुअली रन कर रही हैं प्रोसेस उनको रखा जाता है। रेडी क्यू में क्या होता है, जो प्रोसेस एकदम तैयार है रन होने के लिए उनको रखते हैं। रेडी क्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम रैम, बट जस्ट फॉर नाउ लेट्स सपोज रेडी क्यू में आपके पास कुछ प्रोसेस वगैरह आ गई, हमने रख ली। अब होगा क्या, CPU इनके बीच में जगल करेगा, कभी J1 पे, कभी J2 पे, कभी J3 पे, बट वो लास्ट टाइम कितना कंप्लीट करा था एक प्रोसेस को, उसको अब स्टोर करेगा कॉन्टेक्स्ट स्विच करके। मतलब क्या होता है, देखो चीज़ समझते हैं एक्चुअली कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ना आपकी एक प्रोसेस होती है बेसिकली। इसमें करते क्या है हम, लेट सपोज P1 एक प्रोसेस थी, P2 एक प्रोसेस थी, CPU ने P1 पे कुछ काम करा, 50% काम उसने कर लिया, अब आयो आ गया। अब क्या होगा, जो प्रोसेस P2 थी वो दे देंगे हम CPU को कि आप इस पे काम करो, और मीनवाइल CPU क्या करेगा, जो प्रोसेस P1 थी आपकी, उसका जो करंट स्टेट है, मीन्स अब तक उसने कितना काम कर लिया, वो कहाँ पे उसका लास्ट पॉइंटर था, वो सब स्टोर कर लेगा, ठीक है, एंड P2 को काम करना स्टार्ट कर देगा। लेट सपोज P2 को उसने 30% कंप्लीट कर लिया एंड P1 आपकी रिज्यूम हो गई, मीन्स P1 का आयो काम हो गया, तो P2 से छीन के हम CPU दे देंगे P1 को। P1 ने कितना काम कर लिया, तो 50%, अब आयो हो गया, मतलब 100% काम पूरा हो गया, अब हट गई, वापस CPU किस पे जाएगा, P2 के पास। P2 ने कितना काम कर लिया, 30%, तो बस 30% के बाद से ही स्टार्ट होगा बाकी का काम कंप्लीट करके एंड। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, अ प्रोसेस वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सेव्स द स्टेट या कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट प्रोसेस एंड इट लोड द स्टेट ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। P1 से P2 जा रहा था, P2 से P1 आया, फिर P1 से P2 भी आया, तो लोड भी तो कर रहा है नेक्स्ट प्रोसेस की स्टेट को। ये सारा काम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। और प्रोसेस आते कहाँ से है, यहाँ पे रेडी क्यू से, कि मेरे पे J1 J2 थी, ठीक है, मैंने J1 पे कुछ काम करा, J1 चलेगी आयो करने के लिए USB के पास, USB से डिस्क से कहीं से उसने काम करा, तो यहाँ कुछ टाइम लगेगा, तो इतने टाइम में जो CPU है वो किसी दूसरे प्रोसेस को मिल जाएगा, J2 के पास चले गया, तो उसने क्या करा, J1 तो आपकी वेटिंग स्टेट में चलेगी, बट उसने कॉन्टेक्स्ट को स्विच कर लिया, उसने डेटा को सेव कर लिया, J1 कहाँ तक कंप्लीट हुई है, कितना काम इसका हो गया था, लास्ट पॉइंटर कहाँ पे था, पॉइंटर मतलब लास्ट लाइन ऑफ कोड आपने कौन सा एग्जीक्यूट करा वहाँ पे, देन J2 के पास चले जाएगा। देन J2 का भी एक लाइक कॉन्टेक्स्ट स्विच होता रहेगा कि ठीक है आपने इतना इतना काम कर लिया, फिर J1 के पास जब जाएगा J2 का काम पूरा समेट लेगा कि ठीक है J2 के अंदर इसने इतना इतना काम करा एंड सेव कर लो। J1 को देखा क्या कंप्लीट होगी, नहीं हुई तो कंप्लीट करो, कंप्लीट होती ये फिनिश, J2 के पास वापस आएगा, उसका कॉन्टेक्स्ट लेके आएगा, उसने कितना कितना काम उसमें कर लिया था, देन वापस रिज्यूम कर लेगा वहीं से। तो पूरा काम शुरू से स्टार्ट नहीं हो रहा, लास्ट पॉइंट कहाँ तक हुआ था वहाँ देखता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो ये होता है कॉन्टेक्स्ट को स्विच करना। देखिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पे भी आगे एक डिटेल्ड लेक्चर है,
बहुत सारे, मतलब अभी हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं एक तरीके से हर चीज़ का। डेप्थ में हम आगे चलते जाएंगे जब पर्टिकुलर टॉपिक्स आएंगे इनके ऊपर। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, लेट्स सपोज सीपीयू है, सीपीयू दिया गया था P1 को, ठीक है। P1 चले गया आईओ करने के लिए, मीन्स सीपीयू अब हो गया आइडल। अब जब सीपीयू आइडल हो चुका है आपका, काम तो कुछ कर नहीं रहा, तो P1 चल जाएगी वेटिंग स्टेट में। और मीनवाइल सीपीयू सेव कर लेगा इसका स्टेट, ये ठीक है। P1 को मैंने इतना कंप्लीट कर लिया था, तो सेव हो गया स्टेट। स्टेट सेव कहाँ पे होता है? पीसीबी के अंदर। पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। वहाँ पे आपकी प्रोसेस की सारे डिटेल्स की, प्रोसेस की आईडी क्या थी, किसने बनाया था, उसका सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होता है। वहीं पे आपका डेटा भी स्टोर होता है कि लास्ट प्रोग्राम कहाँ पे आपने स्टॉप करा था, कितना डेटा कंप्लीट हो गया, वो सब होता है। तो ठीक है, पीसीबी बनाया सीपीयू ने और इसको वेटिंग स्टेट में डाल दिया। मीनवाइल जब तक ये आईओ कर रही है, सीपीयू ने लिया P2 को, ठीक है। अब ये इसके पीसीबी से इन्फो लेगा। अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट मीन्स पहले इसको एग्जीक्यूट कर लिया, नहीं मिलती मीन्स फ्रेश है, तो इसमें पीसीबी बनाया जाएगा। ऑल द पीसीबी सबका पहले ही बना होता है, तो इसके पीसीबी में डेटा डाला जाएगा कि ठीक है सीपीयू ने इसको ले लिया, सीपीयू ने यहाँ तक काम कर दिया। देन जैसे ही P1 खत्म हुई या फिर P1 का आईओ खत्म हुआ, तो P1 वापस सीपीयू को मिल जाएगी और P2 का जो डेटा वगैरह है वो सारा पीसीबी में स्टोर होगा। P1 कंप्लीट होगी, देन सीपीयू वापस P2 के पास जाएगा और देखेगा कि भाई कहाँ कहाँ तक मैंने काम कर लिया, जहाँ तक कर लिया होगा उसका जस्ट आगे से काम स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़ जाती है। मल्टी प्रोग्राम से आप मल्टी प्रोग्रामिंग में आओगे हो, अब आप मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रन कर रहे हो। ऑल द हो नहीं रही हैं, वो एक बार में एक ही रही है। इल्यूजन ऐसा हो रहा है कि आप मल्टीपल प्रोसेस रन कर रहे हो बिकॉज आप कॉन्टेक्ट को स्विच करते जा रहे हो। और ये मतलब कॉन्टेक्स्ट का स्विच होना ना बहुत फास्ट होता है, लाइक मिली सेकेंड्स के अंदर, तो पता भी नहीं चलता आपको, है ना। तो कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात कर रहे थे ऊपर कि सिंपल जो सिंगल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका MS DOS वो होता था, है ना। लाइक आपके एक प्रोसेस होती है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे बूट के अंदर कि किस तरीके से आप लाइक रैम लाते हो, लाइक उसको रैम को पहले VM रैम में डालते हो, देन एक्चुअल रैम आती है, लाइक ऑल दिस थिंग। तो एक प्रोसेस है सिंगल सिंगल स्टेप्स की, उसके लिए MS DOS यूज हो जाता है एक तरीके से सिंगल स्टेप्स के लिए। देन बैच प्रोसेसिंग के लिए आपके पास लाइक पंच कार्ड का जो कंसेप्ट होता था पहले, वो आपका बैचिंग सिस्टम होता था। देन एटलस OS इसी पे बेस्ड था पूरा। देन थर्ड आपके पास था एक मल्टी प्रोग्राम्ड बैच। इसका एग्जांपल हमारे पास इतना नहीं था बिकॉज इससे ज़्यादा अच्छा हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग था। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो जो DOS है वो इसका एग्जांपल है। बाकी बड़ी प्यारी लाइन लिखी मैंने यहाँ पे कि सारे के सारे जो मल्टी प्रोग्राम्ड बैच है ना आपके, वो मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं। हाँ, ऑल मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम्स आर मल्टी प्रोग्रामिंग, बट ऑल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स आर नॉट मल्टी प्रोग्राम्ड बैच सिस्टम। यस, क्योंकि हर एक मल्टी प्रोग्राम सिस्टम जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग तो है, वो लाइक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भले ही ना कर रहा हो, बट लाइक सीपीयू जो है स्विच तो कर रहा है बार 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 बार। बट स्विचिंग के साथ साथ मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर एक एक्स्ट्रा टर्म होती है कॉन्टेक्स्ट को स्विच करना, वो चीज़ मल्टी प्रोग्राम के अंदर नहीं होती। इसलिए मल्टी प्रोग्राम बैच सारे के सारे आपके मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं, बट सारे के सारे मल्टी प्रोग्रामिंग वाले आपके मल्टी प्रोग्राम नहीं होते। ओके, इसको दिमाग में रखना अपने, कोई पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट यू हैव इज़ मल्टीटास्किंग और योर टाइम शेयरिंग। इसमें बड़ा मज़ा आता है। देखो इसमें क्या है ना, हाँ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपकी यहाँ पे भी होती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग लाइक आपकी अब चलेगी सब में, बट एक बहुत प्यारा कंसेप्ट यहाँ पे होता है टाइम क्वांटम का। अब तक क्या था कि सिस्टम लाइक प्रोसेस को या तो तब छोड़ेगा जब वो कंप्लीट हो गई, या फिर वो गई है आईओ करने के लिए। आईओ कंप्लीट होती है वापस मिल जाएगा सीपीयू उसको, है ना। मतलब कि जब तक प्रोसेस है तो पूरी रन नहीं होती या आईओ करने के लिए चलेगी, तब तक दूसरी पे नहीं जा रही थी। यहाँ पे क्या होगा, अब मतलब एक फिक्स टाइम है कि ठीक है हर एक प्रोसेस को मैं एक फिक्स टाइम के लिए सीपीयू देता रहूँगा घुमा घुमा के। P1 को मैंने दिया 2 सेकंड के लिए, फिर P2 को 2 सेकंड, फिर P3 को 2 सेकंड, फिर P1 को 2 सेकंड, P2 को 2 सेकंड, P3 को 2 सेकंड, इस तरीके से। अब इसमें होता क्या है, इट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन एट द सेम टाइम बाय क्विकली स्विचिंग द CPU बिटवीन देम यूजिंग टाइम शेयरिंग। जैसे मैंने आपको कहा मेरे पास लेट्स सपोज CPU है, ठीक, तो P1 है, मैंने P1 दिया CPU को, 1 सेकंड चली, ठीक है, 1000 ms मतलब 1 सेकंड, तो मैंने 1 सेकंड टाइम क्वांटम फिक्स कर दिया। अब ये मैक्सिमम टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम एक प्रोसेस नहीं ले सकती। अगर P1 लेट सपोज 500 ms में कंप्लीट होगी तो इट्स गुड, 500 के बाद मैं दे दूंगा P2 को CPU, P1 वापस कभी नहीं आएगी CPU के अंदर क्योंकि तो कंप्लीट होगी। बट लेट सपोज P1 है आपकी 2000 ms की, ठीक है, तो P1 चली 1000 ms उसको मिला, तो 1000 ms उसका टाइम रह गया, है ना, कंप्लीट होने का। तो वो अब आएगी कब, बाद में, उसके P1 का सीधे 1000 ms के बाद P2 को मिलेगा 1000 ms के लिए, देन 1 सेकंड के बाद P3 आ जाएगी, P3 के बाद वापस P1 आ जाएगी, फिर P1 कंप्लीट, P2 कंप्लीट, P3 सारी कंप्लीट। या फिर लेट्स सपोज आपकी हाई प्रायोरिटी आ गई, तो हाई प्रायोरिटी जो है बेसिकली वो P1 P2 P3 के बाद अपने आप आ जाएगी।
एक एक सेकंड बाद, मतलब 4 सेकंड बाद अपने आप आ जाएगी, स्टार्व नहीं होगी, है ना। तो ये एक बड़ा मतलब मस्त कॉन्सेप्ट था कि ठीक है, हर प्रोसेस को मैं एक फिक्स टाइम क्वांटम दे दूंगा और बहुत छोटा टाइम क्वांटम होगा, मिली सेकेंड्स में लिटरली। तो 1 सेकंड बेसिकली मान लो। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा था आपका मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग। इसने बढ़िया इल्यूजन दिया लाइक बहुत फास्ट रन होने का, बट एक्चुअली हो क्या रहा था कि बहुत फास्टली ये स्विच हो रहा था बिटवीन प्रोसेसेस। तो सी लाइक कॉन्टेक्ट स्विचिंग वगैरह बहुत फास्ट फास्ट यहाँ पे हो रही थी, तो एक ओवरहेड बन जा रहा था। पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे अभी हम। बट दिक्कत यहाँ पे क्या थी ना, कि अगर सीपीयू फेल हो गया तो पूरा सिस्टम फेल है। हाँ, एक ही सीपीयू है यार, है ना। तो वही था कि हमने जो सीपीयू है, मतलब हर प्रोसेस को हम एक छोटे छोटे टाइम स्लाइस के लिए देते रहते। टाइम स्लाइस बेसिकली टाइम क्वांटम जो है आपका। ओके, अब क्या हो रहा था कि जो बहुत स्विचिंग थी ना, बहुत फास्ट हो गई थी। लाइक यूज़र को लग रहा था कि भाई सिस्टम तो सिर्फ मेरे लिए काम कर रहा है। लाइक हर प्रोसेस को ऐसा लग रहा था कि तो मेरे लिए काम कर रहा है, बड़ा फास्ट फास्ट सीपीयू मिल रहा था उसको। बट ऐसा था नहीं। तो वो क्या कर रहा था, लाइक लंबा चलाएगा आपके प्रोसेस को, बट हाँ चल जाती थी। मतलब बढ़िया आपका रिस्पॉन्स मिल रहा था, आपको फास्टली एग्जीक्यूट हो रहा था, स्टारवेशन नहीं थी, हाई मतलब तीनों जो हमने बेसिक पढ़े थे ना, तीनों पे बढ़िया काम चल रहा था। बट हाँ ओवरहेड बढ़ रहे थे थोड़े से। तो पढ़ेंगे आगे ओवरहेड क्या होते हैं अभी, जस्ट एक सिंपल सी चीज़। इससे हो क्या रहा था ना कि ये आपको एक इल्यूजन दे रहा था, ये सारे के सारे टास्क है ना वो सेम टाइम पर रन कर रहे हैं, स्पेशली इन सिंगल कोर सिस्टम। सिंगल कोर सिस्टम जैसे मैंने बोला था आपको, सिंगल कोर सीपीयू मीन्स सीपीयू बस एक प्रोसेस एक बार में रन कर सकता है। बट जब टाइम क्वांटम इतना छोटा छोटा है, तो प्रोसेस को लग रहा था कि यार ये तो बहुत सारी प्रोसेस एक बार में रन कर पा रहे हैं। बट नहीं, एक्चुअल हो क्या रहा था, सीपीयू बहुत फास्टली स्विच हो रहा था प्रोसेस के बीच में, है ना। देन इट इम्प्रूव्स रिस्पॉन्सिवनेस स्पेशली इन इंटरेक्टिव सिस्टम्स। जी हाँ, जो इंटरेक्टिव सिस्टम्स थे आपके लाइक विंडोज़ वगैरह, वहाँ पे क्या हो रहा था एक्चुअल में, यूज़र को ऐसा लग रहा था कि तो बहुत फास्टली रिस्पॉन्स कर रहा है, मैंने क्लिक करा काम हो गया। तो ये एक इल्यूजन दे रहा था एक्चुअली, है ना। एग्जाम्पल्स के लिए बेसिकली ये कि विंडोज़ उस टाइम पे आपके मैक ओएस, लिनक्स, CTSS, वो सब इस तरीके के जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, इनको यूज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा टाइम शेयरिंग वाले या मल्टीटास्किंग वाले। इल्यूजन इतना बढ़िया दे रहा था रिस्पॉन्सिवनेस का, दैट्स वाई। नेक्स्ट वी हैव मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और यू कैन से पैरेलल सिस्टम्स। अब इसमें होता क्या था, सेम सिनेरियो है आपका इसका वाला, मल्टीटास्किंग वाला जो हमने जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। बट एक ट्विस्ट था कि सीपीयू जो है ना यहाँ पे अब हम ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। मल्टीटास्किंग के अंदर हम एक मैक्स टू मैक्स एक यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही थी कि जो आपका मल्टीटास्किंग वाला है ना, उसमें अगर सीपीयू फेल हो गया तो पूरा सिस्टम फेल हो जा रहा था। हाँ, रिस्पॉन्सिव अच्छी थी कि भाई बढ़िया फील दे रहा था, एकदम इल्यूजन दे रहा था बहुत फास्ट रन होने का, बट हो नहीं रहा था। बट स्टिल इल्यूजन तो दे रहा था, चल रहा था बढ़िया, रिस्पॉन्सिव बढ़िया आ रही थी, विंडोज सब यूज़ कर रहे थे। उसका ये एक बड़ा भाई आया एक तरीके से, मल्टी प्रोसेसिंग या फिर पैरेलल। इसमें क्या था भाई, एक से ज़्यादा सीपीयू हम यूज़ करेंगे, 2 3 4, इट्स अप टू यू। इससे क्या हो रहा था ना कि हम ज़्यादा पेरिफेरल डिवाइसेस को, स्टोरेज लाइक डिवाइसेस को, लाइक यूएसबी, आपका पेन ड्राइव या एचएसडी डिस्क, एसएसडी वगैरह या पावर सप्लाईज को हम शेयर कर पा रहे थे। ओके, इसको भी विंडोज़ ने काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करा। ये सिस्टम है, एक सिस्टम में हमने मल्टी कोर सीपीयू डाल दिए, या सीपीयू ही 2 3 डाल दिए। इससे क्या हो रहा था, 4 प्रोसेस हैं तो 2 इधर दे दी, 2 इधर दे दी, एक पर डिपेंड नहीं हो रही। लेट सपोज CPU1 फेल हो गया, कोई नहीं, CPU2 को दे दो। या फिर CPU1 हमने पावरफुल लगा दिया, CPU2 लगा दिया हमने लो एकदम एफर्ट वाला। छोटी मोटी प्रोसेस CPU2 को दो, हाई प्रोसेस CPU1 को दे दो। तो बड़ा मस्त काम चल रहा था यहाँ पे भी। ओके, तो प्रोसेस शेड्यूलिंग वगैरह जो थी बहुत मतलब बढ़िया हो गई थी यहाँ पे। वही एक्चुअली बता देते कि कौन सी प्रोसेस किस वाले CPU को दी जाएगी। प्रोसेस शेड्यूलिंग में हम आगे पढ़ेंगे, एक पूरा पूरा एक कंसेप्ट है बहुत बड़ा सा, मज़ा आएगा यहाँ पे वहाँ पे भी। तो ये आपको चलाता है मल्टी प्रोसेसिंग वाला, इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप लोगों को पता होना चाहिए, विच इज़ पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम। ये वो सिस्टम्स थे जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए बनाए गए थे। अब तक जो बात मैंने करी ना कि भाई मैक्सिमम CPU यूटिलाइज करना है, ये सब सर्वर वगैरह के लिए थे जो हाईवे डेटा प्रोसेस करते हैं। बट क्या हम इतना करते हैं? नो, हमारा मेन फोकस क्या होता है, बढ़िया यूटिलिटीज़ मिले, बढ़िया लाइक इंट्रैक्शन हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो, स्मूथ काम हो, ईजी हो सब कुछ, ये ना। तो वो सब काम कहाँ थे, वो थे पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। मीन्स लाइक एक ही यूज़र मेनली मशीन यूज़ करेगा, तो हमें जो फोकस रखना है वो रखना सिंप्लिसिटी के ऊपर, यूज़र फ्रेंडलीनेस, अच्छा GUI हो, बेसिक सिक्योरिटी हो, ये सब, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम मैक्सिमाइज कर रहे थे यूज़र कन्वीनियंस को, रिस्पॉन्सिवनेस को, ना कि CPU का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या पेरिफेरल यूटिलाइजेशन। मीन्स पेरिफेरल डिवाइसेज आपके, उन पे फोकस नहीं था, फोकस था बढ़िया लाइक कन्वीनियंस पे, रिस्पॉन्सिवनेस पे। ओके, ये हमको बेसिकली फाइल या डेटा सिक्योरिटी देते थे,
और प्रोटेक्शन देते थे हमें मलिशियस सॉफ्टवेयर से भी। एक डिफेंडर वगैरह था माइक्रोसॉफ्ट के पास, वो सब। और जी वाई मस्ट था यहाँ पे भाई। हाँ, जी वाई इज मस्ट। सर्वर वगैरह में जी वाई नहीं होता, हमें कमांड सीखनी पड़ती हैं, बट यू गेट जी वाई इन योर पर्सनल कंप्यूटर्स। ओके, तो नेक्स्ट थिंग विच वी हैव कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता था, वो था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। लाइक लिनक्स भी इसमें आया था, मैक ओएस भी आया था, लिनक्स बट मोर और लेस आपके बाकियों में था, लाइक सर्वर साइड वगैरह। अब लिनक्स भी आ चुका है पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर। आई ऑल्सो यूज़ लिनक्स एंड इसके अंदर सब कुछ आप विंडोज़ में यूज़ कर पाते हो। बट हाँ, लाइक नेटिवली जब एप्लीकेशन बनाई जाती हैं विंडोज़ को देख के बनाई जाती हैं, तो वो यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाती स्टिल, बट नो प्रॉब्लम्स, वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे। एंड these are the standalone computers actually designed for individuals use, providing user friendly interface and supporting wide range of applications। अगर आप विंडोज़ को देखो तो ये तो अप्लाई करती है, इंडिविजुअल यूज़ के लिए होती है भाई। हाँ, ऑफिस वगैरह यूज़ कर पाते हैं, आपको अच्छा खासा यूआई देते हैं और सपोर्ट करते हैं वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस को। दैट्स द मेन पॉइंट जहाँ पे लैक कर जाता है आपका। लिनक्स की इतनी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस नहीं है, बट यू हैड एवरीथिंग इन एक्सेप्ट योर गेम एंड ऑल थिंग्स एक्चुअली, ठीक है। बाकी मेन एप्लीकेशन मिल जाते हैं आपको यहाँ पे भी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल हैव इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको एक बड़ा इसका मस्त एक यूज़ केस बताऊंगा। थोड़ा सा डर्टी यूज़ केस है, बट स्टिल हैकर्स यूज़ दैट थिंग। इसमें होता क्या, पहले ये समझते हैं। देखो, ये ना एक बहुत मतलब एडवांस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्चुअली। इसमें करते क्या हम कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ एक्चुअली ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। हाँ, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं एक साथ, बट किसी को पता नहीं कि कौन सा कंप्यूटर कौन सा वाला है। यस, इट होल्ड्स लूजली कपल्ड ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हैविंग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। मतलब क्या है ना कि देखो, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं, हर कंप्यूटर की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं एंड कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग हैं। अब इसमें क्या है ना कि अगर आप लोगों ने एक चीज़ के बारे में नोटिस करा हुआ हो, एक डीडॉस अटैक होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। लाइक हैकर जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स को हैक कर लेता है एंड उसको अपने कंप्यूटर के साथ जोड़ लेते हैं। फिर वो सारे कंप्यूटर्स एक साथ किसी एक जगह पर अटैक मारते हैं, लाइक जस्ट टू इंक्रीज ट्रैफिक एंड उनको डाउन करने के लिए वो इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स दैट वर्क्स टुगेदर टू अपीयर एज अ सिंगल सिस्टम। कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं और एक सिंगल सिस्टम की तरह वर्क कर रहे हैं। कैसे? सारे के सारे रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं और टास्क में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लाइक अ सो कॉल्ड क्लस्टर और ग्रिड। जैसे क्लस्टर होता है ना, उनकी तरह वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या लोकस जो है, वो दिखते कैसे हैं? वो तो लाइक मेरे सिस्टम है, आपका सिस्टम है, फिर मैं अपने सिस्टम से आपके 10 बंदे का सिस्टम को कनेक्ट कर लूँ एक तरीके से, फिर मैं जो काम करूँ वो आप भी करो, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बन गया। मैं आपके पर्सनल सिस्टम को यूज़ कर सकता हूँ, मे बी 10 सिस्टम मेरे अंडर हैं, बट नो प्रॉब्लम, बस आपको यूज़ समझा तो मैं आपका भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज सीपीयू मेमोरी मतलब सिस्टम है, मेरे पास 4 सिस्टम है। एक बढ़िया हाई एंड सिस्टम है, ये दोनों एवरेज हैं, ये लो एंड सिस्टम है। अब मेरे पास प्रोसेस है P1 P2 P3 P4, मेरे पास ओएस एक ही है, मेरा जो मेन ओएस है वो होस्ट, जो मैं हूँ होस्ट, आप सब मेरे क्या हो एंड कह लो, या फिर जो मैंने आपको टैग कर रखा है वो मशीन हो आप बेसिकली, ठीक। अब P1 P2 P3 P4 आया। P1 लेट सपोज एक लाइक चाहिए उसको, मतलब बढ़िया सिस्टम चाहिए भाई, हाई एक हैवी टास्क है, तो P1 दे दूंगा मैं इस वाले को सिस्टम को, क्योंकि हैवी टास्क को कर सकता है, इस वक्त हाई एंड जीपीयू वगैरह सब कुछ है। एंड P2 मेरी एक एवरेज है तो मैंने CPU वाले को दे दिया। P3 भी एवरेज है तो मैंने यहाँ डाल दिया। सॉरी, P3 है मेरी मतलब एक बहुत बहुत छोटी सी प्रोसेस, मतलब उसको ना बहुत छोटे सिस्टम में लेगा तो चल जाएगी, तो मैंने एक लोअर सिस्टम में उसको डाल दिया। P4 थोड़ी सी एवरेज है तो मैंने इधर डाल दिया। तो लाइक अब मैं समझ पा रहा हूँ कि मुझे सिस्टम के हिसाब से प्रोसेस असाइन करनी है उसको, कि अगर प्रोसेस बहुत हाई रिक्वायरमेंट वाली है तो जहाँ पे हाई स्पेसिफिकेशन है वहाँ पे डाल दो, अगर बहुत लो है तो लो स्पेसिफिकेशन पर डाल दो, वहाँ चल जाएगी। उसको क्यों देना बड़ा वाला सिस्टम, जब मैं आपको बढ़िया बढ़िया वाली लाइक प्रोसेस को रन करवा सकता हूँ। तो मेरे पास ऑटोनॉमी है यहाँ पे, जब मेरे पास एक क्लस्टर है लूजली कपल्ड ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का, तो मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ कि मैं बैठा एक जगह पे ही हूँ, बट वो डिस्ट्रीब्यूटेड है जियोग्राफिकली, अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, बट एक नेटवर्क पे कनेक्टेड है। मैं अपने अपने नेटवर्क से आपका सिस्टम यूज़ कर सकता हूँ, सबका यूज़ कर सकता हूँ एक साथ, सब टू मी। ओके, हैकर बड़े कि बहुत सारे सिस्टम्स को पहले वो वल्नरेबल बना के उनको अटैक कर लेते हैं, उन सबका जो कंट्रोल है अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर सारे सिस्टम्स के साथ बॉटनेट अटैक मार देते हैं आपके ऊपर, बहुत मतलब एक क्रिटिकल अटैक वो भी। तो इसी सिस्टम के ऊपर वो बेस्ड होता है एक्चुअली में। ओके, और लाइक मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं, आप भी अपने सिस्टम को एक्सेस करते हो, पता नहीं चलता कि आप उनके कंट्रोल में हो
है ना, कि लेट्स सपोज मैंने आपका सिस्टम अटैक कर दिया, अब वो मैंने कंप्रोमाइज़ करवा दिया, मेरे पास उसका एक्सेस वगैरह है, आपको पता ही नहीं, आप यूज़ कर रहे हो, आप भी यूज़ कर रहे हो, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, बट मैंने गलत काम के लिए यूज़ कर लिया, है ना, आपको पता ही नहीं लेकिन। तो ये तरीके होते हैं वहाँ पे। देन नेक्स्ट वी हैव रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम्स कहाँ पे यूज़ करते हैं ना बेसिकली हम, ये होते हैं आपके ऐसे सिस्टम्स जहाँ पे ना आपके सिस्टम को एक डेडलाइन गिवन होती है कि भाई इस डेडलाइन के अंदर अंदर ही आपको रिस्पॉन्स देना है, ऊपर से रिस्पॉन्स एकदम एक्यूरेट देना है, वरना अगर रिजल्ट बेकार आया या फिर लाइक एक तरीके से डेंजरस हो सकता है मे बी, है ना, यहाँ पे मतलब हमें एरर के चांसेस एकदम मिनिमम रखने हो और डेडलाइन के अंडर अंडर काम करना हो, वहाँ पे सिस्टम को काफ़ी यूज़ करते हैं। ओके, इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू प्रोसेस डेटा एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट विद इन अ गारंटेड टाइम, विद इन अ डेडलाइन, विद मिनिमम चांसेस ऑफ एरर इन रियल टाइम। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हमें सिस्टम से एक मतलब डेटा को प्रोसेस करना है फास्टली एंड रिस्पॉन्ड चाहिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड के अंदर विथ गारंटेड मतलब एक्यूरेसी कि भाई इतना एरर हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो इन सब चीज़ों मतलब जब हमें चाहिए होता है हम यूज़ करते हैं रियल टाइम सिस्टम्स को। ऐसा क्यों? बिकॉज लाइक आप सोचो ATS सॉरी ATC आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम कितना एक क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है ना भाई, इतने सारे आसमान में मतलब आपके प्लेन्स उड़ रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स को एक्चुअली मैप करना, हमें बचाना कि उनके एक्सीडेंट वगैरह ना हो। यहाँ पे अगर गलती से भी कोई गलती हो गई तो कितने लोग एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम चांसेस ले सकते हैं एरर्स के? नहीं। क्या हम डेडलाइन के अंदर काम को ले सकते हैं? हाँ। डेडलाइन से बाहर की तो दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक्यूरेसी चाहिए, हाँ, डेडलाइन के अंदर ही काम चाहिए, हाँ। तो ऐसी जगह जहाँ पे हमें जो सिस्टम से डेटा का रिक्वायरमेंट है वो एक्यूरेट है, एफिशिएंट है, एकदम डेडलाइन के अंदर चाहिए विद मिनिमम एरर इन रियल टाइम, वहाँ पे हम इनका यूज़ कर रहे होते हैं सो दैट ये आइडियल बन सके हमारे टाइम क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए। जैसे कि आपका ATC या फिर आपका जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है या फिर जो आपके इंडस्ट्रियल रोबोट्स वगैरह हैं, वहाँ पे हर चीज़ हमें एकदम पिक्चर परफेक्ट चाहिए, वहाँ पे हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। आपके जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं वहाँ पे, तो ये होते हैं आपके बहुत लाइक स्पेसिफिक निश वाले। ओके, तो हमने बहुत सारे जो आपके सिस्टम्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करी, एकदम एकदम बच्चे वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वहाँ से लेकर गए हम एकदम एडवांस लेवल तक के, डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं, मल्टीटास्किंग होती है जो लिटरली आप यूज़ कर रहे हो आज के टाइम पे, देन रियल टाइम सिस्टम्स भी होते हैं। तो बहुत एक मतलब मज़ेदार सी हमने एक डिस्कशन करी यहाँ पे। अब एक लाइक एक मतलब समझने वाली बात है कि अब आपको आइडिया मिल जाएगा कि ठीक है, अगर पूछे आपसे कि भाई ये सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, तो आप बता सकते हो कि जब हमको मतलब एकदम टाइम क्रिटिकल चाहिए तो रियल टाइम चले जाओ, जब आपको डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए तो डिस्ट्रीब्यूटेड पे चले जाओ। तो एक मतलब बहुत अच्छा खासा ओवरव्यू मिल गया आपको कि हर सिस्टम वर्क कैसे करते हैं। ओके, तो आज हमने लेक्चर के अंदर बेसिकली दो चीज़ें सीखी। पहला कि हम सिस्टम से एक्सपेक्ट करते क्या है भाई, वो होती है कि हाई यूटिलाइजेशन हो CPU की, अच्छा थ्रूपुट मिले हमको, और थोड़ा जो वेटिंग टाइम, ये सब आगे पढ़ेंगे, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम थोड़े लो हों, ऊपर से कोई स्टारवेशन ना हो, हाई प्रायोरिटी टास्क को जगह मिल सके फटाफट रन करने की। दूसरी चीज़, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते क्या क्या हैं, बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्राम, टाइम शेयरिंग, पर्सनल, पैरेलल, मल्टीटास्किंग हो गया, है ना। तो ये सब उसी के टाइम थे एक्चुअली। तो इनका हमने पढ़ा कि ठीक है किन अलग अलग सिनेरियोज़ के अंदर हम किस तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस थे उनको फुलफ़िल कर रहे थे और कौन सा डिज़ाइन बेस्ट था जो तीनों पैमानों पर खड़ा हो रहा था। ये सब हमने पढ़ा, काफ़ी मज़ा आया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्चुअली आगे के सेक्शंस पर बात करेंगे कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो आपको पूरे सिस्टम में समझनी चाहिए। प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होती है, लाइक थ्रेड्स क्या होते हैं। तो मतलब एक बहुत बेसिक चीज़ जो एक बीटेक स्टूडेंट होने के नाते या एक टेक गीक होने के नाते आपको पता होनी चाहिए। इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे क्योंकि इनके बिना आगे के डिस्कशन एकदम खाली हैं। तो पहले इनको क्लियर कर लेंगे सो दैट आपको चीज़ें समझ में आए प्रॉपरली। तो इनके बारे में बात होगी। ओके, एकदम नेचुरल फ्लो रहेगा, मतलब प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं सो दैट आपका हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको गाइज, एंड मीट यू सून।